हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो उस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वे हमारे लिए फ्रेंड का भी काम करते हैं, वो हमारे लिए फो का भी काम करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि सेक्शन 2.3 के अंदर दिया गया है और इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच में क्या रिलेशन है। वे हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं या फिर हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो हम इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो माइक्रो का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत बहुत छोटा। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जीव जंतु। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि वे हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वे यूज़ होते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कोज डिजीज़। तो कुछ जो होते हैं वे बेनिफिशियल होते हैं, मतलब वे हमारा फ़ायदा करते हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे आगे कि ब्रेड है या फिर कर्ड है, उसको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वही जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे हमें नुकसान करते हैं, वे बहुत सारी बीमारियां कोज करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी बीमारियां कोज करते हैं। जैसे कि हमने वायरसेस के केस में पढ़ा, वे बहुत सारी हमें बीमारियां करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा या फिर कॉमन फ्लू। ये सारी बीमारियां कोज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में कि कैसे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और वो कैसे हमारे लिए नुकसानदायक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वे होते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे बहुत सारे पर्पजेज के लिए यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे कर्ड, ब्रेड और केक की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वे हमारे फूड प्रोडक्ट्स में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन उनका एक और फंक्शन है, वे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं देखो, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट्स like vegetable peels, remains of animals, fishes are broken down into harmless and usable substances by bacteria। तो देखो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उस चैप्टर के अंदर हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में बात की थी। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो ऑर्गेनिक रूप से तैयार किया जाता है। वो कैसे तैयार होता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए या फिर प्लांट या फिर जो डेड एनिमल्स हैं उनके वेस्ट हो गए, वे जो है डिकम्पोज किए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। और जब वे उनको डिकम्पोज करते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं एक सब्सटेंस जिसका नाम है मैन्योर। तो मैन्योर जो है खाद के रूप में यूज़ होता है खेतों के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स से निकले थे या फिर जो वेजिटेबल पील्स में थे। तो वे न्यूट्रिएंट्स मैन्योर के अंदर आते हैं और वही मैन्योर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो छिड़के जाते हैं जब हम क्रॉप को प्लांट करते हैं। तो उन क्रॉप प्लांट्स के अंदर वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा से रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो इस तरह मिट्टी के अंदर वही न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। तो ये काम करता है कुछ बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। इनका अगला यूज़ है कि ये मेडिसिन्स की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो आपको ये सारे यूजेज उनके याद रखने कि एक तो इनका यूज़ हो गया कि ये फूड प्रोडक्ट्स में हमारी हेल्प करते हैं, दूसरा इनका यूज़ हो गया कि ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं, और इनका अगला यूज़ हो गया कि मेडिसिन को प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ मेडिसिन्स बनती है कुछ बैक्टीरिया वगैरह की हेल्प से। अब आगे बढ़ते हैं।
इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने एक और बात पढ़ी थी जिसका नाम था नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कुछ बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, जैसे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वे नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, मतलब वे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। तो सोइल फर्टिलिटी के अंदर भी इनका एक बड़ा रोल हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि कर्ड और ब्रेड की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो दही है और जो ब्रेड होता है वे कैसे फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। सो यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो अपनी क्लास 7th के अंदर आपने पढ़ा होगा जो मिल्क है वो दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसकी हेल्प से मिल्क कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मिल्क से कर्ड बनती है। तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो दही है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लेकिन जो मैंने जैसे कि बताया जो कर्ड है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, आपको इसका नाम याद रखना लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो दही की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? ये रिपीटेडली डिवाइड करता है, ये रिपीटेडली मल्टीप्लाई करता है, अपनी नई नई कॉलोनी बनाता है और दही को कन्वर्ट कर देता है, मतलब मिल्क से दही बन जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो बैक्टीरिया जो है चीज़ यानी कि पनीर जो होता है, पिकल्स यानी कि अचार और बाकी फूड आइटम्स को बनाने में हेल्प करता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा मतलब सूजी, इडलीज, भटूराज इज कर्ड। तो जो रवा है, इडली है या फिर जो भटूरे हम खाते हैं उनका एक मेजर इंग्रेडिएंट कर्ड होता है, उनके अंदर कर्ड डलती है। तो क्यों डलती है? कैन यू गेस वाई? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter। तो जो बैक्टीरिया है, जो ईस्ट है, वो हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन में। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर CO2 रिलीज होती है और वही CO2 जो डोसा के बैटर होता है उसको फुलाने में हेल्प करती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्टिविटी 2.3 के अंदर कुछ दिया है। So take half kg of flour, आटा और मैदा and add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a small soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find dough rising? तो ये कह रहा है कि हाफ के जी फ्लावर लो और उसके अंदर कुछ चीनी और कुछ गर्म पानी डालो और उसके अंदर एक मेजर इंग्रेडिएंट डालो जिसका नाम होता है यीस्ट। तो यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो यीस्ट के डालने से क्या होगा, वो जो हमने बैटर बनाया है, जो हमने ये मैदा के अंदर यीस्ट डाला है, तो वो फर्मेंटेशन करेगा और फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर CO2 रिलीज़ होती है और जैसे ही CO2 रिलीज़ होगी तो क्या होगा, जो CO2 के बबल्स हैं वो डोसा बैटर या फिर जो भी हमने बैटर बनाया है उस बैटर के अंदर वे फंस जाएंगे और वे बबल्स जो हैं वो हेल्प करेंगे जो रेज्ड मैदा होता है, जो मैदा फूल जाता है बाद में जैसे कि केक की फॉर्मेशन में। तो जो CO2 के बड़े बड़े बबल्स होते हैं उनकी हेल्प से जो स्पंजी फॉर्मेशन होती है केक्स वगैरह की वो होती है। तो अब आगे बात करते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान यीस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है जैसे कि आप रिलीज करते हो। बबल्स ऑफ द गैस फिल द टफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो बबल्स जो गैस CO2 गैस के जो बबल्स होते हैं वो डफ को राइज करने में हेल्प करते हैं, वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, डफ का उस आटे का वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ब्रेड्स, पेस्ट्रीज या फिर केक इसी प्रोसेस से बनते हैं। तो समरी में अगर समझें तो हम यूज़ करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट पाउडर, इन सब का यूज़ करके हम ब्रेड,
पेस्ट्रीज या फिर केक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम जैसे ही इन यीस्ट पाउडर को किसी भी बैटर के अंदर डालते हैं, किसी भी डफ के अंदर डालते हैं, तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान बहुत सारी CO2 रिलीज़ करता है और वही CO2 उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, डफ के अंदर ट्रैप हो जाती है और उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देती है। और जैसे ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी स्पंजी फॉर्मेशन आने शुरू हो जाती है केक्स की। तो इस प्रोसेस से बनता है हमारे केक्स, ब्रेड्स या फिर जो भी पेस्ट्रीज हम। तो अब बात करते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कमर्शियली मतलब बड़े स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़ होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। तो बड़े स्केल पे कमर्शियली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड। तो एल्कोहल, वाइन या फिर एसिटिक एसिड यानी कि जिसको हम विनेगर बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। तो एल्कोहल और वाइन की फॉर्मेशन के लिए हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, यीस्ट का यूज़ हम ब्रेड और केक्स बनाने में भी करते हैं। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस। और इसी पर्पज़ के लिए मतलब अगर हमें यीस्ट को उगाना है तो हम उसको कैसे उगाएंगे? जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, जैसे कि जो पाई जाती है अनाज के अंदर, जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस के अंदर या फिर क्रश्ड फ्रूट जूसेस, उनके अंदर हम यीस्ट को उगाते हैं और उगने के बाद हम उसको यूज़ करते हैं कि वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करे, वाइन का फॉर्मेशन करे या फिर विनेगर का फॉर्मेशन करे। सो एक्टिविटी 2.4 के अंदर दिया गया है, टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। तो 500 मिलीलीटर वाले बीकर के अंदर उसको 3/4 वाटर से भर लो। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। तो उसके अंदर 2-3 चम्मच चीनी डालो। एड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कैन यू गेट ए स्मेल? तो इस प्रोसेस से क्या होगा, हमें अल्कोहल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी डाला और उसके अंदर हमने कुछ 2-3 चम्मच चीनी डाली और उसके बाद हमने 1 चम्मच उसके अंदर यीस्ट पाउडर डाला। और यीस्ट पाउडर डालने के बाद उसको हमें 4-5 घंटे के लिए किसी वार्म प्लेस पे रख देना है। तो कुछ टाइम बाद उसमें स्मेल आने लगेगी। तो वो किस चीज़ की स्मेल है? वो अल्कोहल की स्मेल है। तो इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ? तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, पीछे वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो फ्रूट जूसेस होते हैं, जो कि शुगर्स होती है नेचुरल, जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस या फिर क्रश्ड फ्रूट जूसेस, तो उनके अंदर हम इन यीस्ट को उगाते हैं। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमने यही किया है, हमने बीकर के अंदर जैसे ही चीनी डाली तो उसके अंदर हमने यीस्ट पाउडर भी डाला और उसके बाद यीस्ट ग्रो करना शुरू हो गया। और कुछ टाइम बाद वो जब रेस्पिरेशन कर रहा था तो उसने CO2 गैस रिलीज़ की और इस तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा उसने बनाया अल्कोहल, जिसकी हमें स्मेल आ जाती है। सो दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो इस प्रोसेस से क्या हुआ, जो शुगर है जो हमने डाली थी वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है यीस्ट की हेल्प से। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और इसी कन्वर्जन को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसका मैं नाम ले रही थी पीछे। तो यही प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। सो द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो जिस साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था कि हम शुगर से अल्कोहल भी बना सकते हैं, तो वो साइंटिस्ट था लुई पास्चर। उसने 1857 के अंदर फर्मेंटेशन को डिस्कवर। तो आज हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं। वे हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेड, अल्कोहल या फिर जो कर्ड होती है वो। और उसके बाद हमने उसके बाकी यूजेस भी पढ़े, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सोइल फर्टिलिटी में हमारी हेल्प करते हैं, वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं और वो मेडिसिन्स बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं।
तो इस वीडियो के अंदर हमने अपने पहले टॉपिक को कवर कर लिया, जिसका नाम था कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो कर्ड ब्रेड की फॉर्मेशन कैसे होती है, हमने इस चीज़ को कवर कर लिया। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे यूज़ होते हैं मेडिसिन्स को बनाने में। तो मेडिसिन्स के फॉर्मेशन में उनका यूज़ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।